देश में 7वें दौर का मतदान होना है। अभी से कुछ घंटों बाद मतदान शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मौन धारण कर लिया है। और जब वो मौन धारण किए हुए हैं तो देश में बहुत सारे लोग और पूरा विपक्ष बेचैन है। आखिर प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो भी परेशानी है, जब नहीं बोल रहे हैं तो भी परेशानी है। आप ये सोच कर देखिए कि एक व्यक्ति है जो कहीं शांत ध्यान में बैठा है और पूरी दुनिया इस चिंता में परेशान है कि भाई ये ध्यान के बाद होने क्या वाला है। इसका क्या मतलब है अभिषेक? अरे इसका कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। पहली चीज़ ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। वो उनकी जो जीवन शैली है, 74-75 साल की उम्र में भी कई बार आपको लगेगा कि आपसे ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, और कई बार आपको लगेगा कि उनके चेहरे की जो तेज़ है वो हमारे आपसे चेहरे के तेज़ से ज़्यादा है। तो सिर्फ आप इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखेंगे। मैं ये देखता हूँ कि हमारे आपके बीच क्या बातचीत हो रही है। आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि आफ्टर इलेक्शन हम लोग चलेंगे कहीं पे, ट्रिप पे घूमने चलेंगे, कहीं जाएंगे, कहीं वक्त बिताएंगे, क्वालिटी टाइम देंगे अपने आप को। तो वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब विपक्ष के पास चूंकि एजेंडा नहीं है, और मैं ये बात बहुत पहले दिन से, बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि इस देश के विपक्ष के साथ क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम यह है कि जो नरेंद्र मोदी कहलवाते हैं या करवाते हैं वो उनको करना पड़ता है। अब नरेंद्र मोदी मौन थे तो आप अपना काम करते, उनके मौन से आपको क्या दिक्कत है? अब प्रधानमंत्री हैं तो संवैधानिक पद पर बैठे तो मीडिया ये दिखा सकती है, इसमें चुनाव आयोग क्या कर लेगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से दिक्कत हो जाएगी, इसमें क्यों क्लेम करना चाहिए। देश के प्राइम मिनिस्टर ने भाई कैंडिडेट जब जाके चुनावी बूथ पर पुलिस वालों से उलझता है तब चुनाव आयोग का जिक्र क्यों नहीं करते आप? जब अखिलेश यादव चले जाते कन्नौज में, पुलिस वालों को कहते हैं कि कौन है गुंडा लेकर आओ, बुलाओ, राहुल गांधी या मेटी घूमते हैं तो वो रायबरेली घूमते, तो वो कहाँ, वो उस वक्त कहाँ था देश का संविधान? और नरेंद्र मोदी वहां जब जाके शांति से बैठे। अच्छा, कुछ हमारे बुद्धिजीवी, कुछ तेज लोग ऐसा कहते हैं कि जब वहां पे प्रचार करने के लिए गए हैं तो फिर अरे वहां पे जब मौन धारण करने के लिए गए हैं या फिर जब वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों आ रही है? अरे भाई मूर्खों, जब आप जो अब टीवी पर जब आप देखते हो कमला पसंद का विज्ञापन शाहरुख खान करते हुए जब आपको दिखाई देते हैं, अजय देवगन आपको दिखाई देते हैं, तब आप सवाल नहीं पूछते हो? ऐसा बेहुदा सवाल पूछो, वहां पर भी पूछो, नहीं वहां भी पूछो ना कि जब वो गुटखा जब खा रहे हैं, शाहरुख खान, अजय देवगन सब लोग खा रहे हैं, तो टीवी पर आप क्यों दिखा रहे हो भाई? आप इतने लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हो, एक साधारण चीज पूछ रहा हूं। कल ही वोटिंग बनारस में भी है और प्रधानमंत्री जाके कन्याकुमारी में बैठ गए ध्यान लगा के। आमतौर पे जब एग्जाम देने हम आप जाएं तो उससे पहले तो बेचैनी होते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। सीधा सा जवाब प्रकाश भाई, आप एक बात बताओ, कल एग्जिट पोल है। कल अगर आपको कहा जाए कि तमिलनाडु पे आप 4 लाइन बोलिए, ओडिशा पे 4 लाइन बोलिए, पश्चिम बंगाल पे आपको विश्लेषण करना होगा, तो आप क्या कहिएगा कि पहले जा रहा हूँ, पहले पश्चिम बंगाल पढ़कर आऊँगा? आप किताब खोजेंगे, अब वहाँ पे जाके कि पढ़ेंगे पहले भारत का इतिहास और पश्चिम बंगाल का इतिहास क्या? नहीं ना, आपने पूरा चुनाव देखा है, कवर किया, हर खबर आपको पता है, डे 1 से आप जानते हैं कि कौन कौन सी खबरें आई। अब आपको जोड़ के दे देना है। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल गए थे बनारस में, क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ को 3 शहर बहुत पसंद है यूपी में, बनारस, गोरखपुर, मथुरा। तीनों शहरों से खास लगा, जिसमें बनारस खुद मॉनिटरिंग अगर कोई करता है, बनारस में जो डीएम है ना, डीएम साहब एक जगह कलम चला के देख ले बिना योगी की परमिशन की, कुछ आप करेंगे, कुछ भी करेंगे, योगी आदित्यनाथ इन्वॉल्व हैं। प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है और वो सीधे योगी आदित्यनाथ कंट्रोल करते हैं, पहली बात। दूसरी, बीजेपी ने बनारस में प्रकाश भाई इतना काम कर दिया है ना कि वाकई अगर आप कभी जाएंगे, बनारस पूरी तरह से बदल चुका है। तीसरी लेवल का कॉन्फिडेंस है कि प्रधानमंत्री कहीं रहेंगे, बनारस जीत जाएंगे। अरे भाई जरूरत ही नहीं है ना जाने की। आप बताइए विरोधी दल में कौन है? श्याम रंगीला तो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिर आप कहिएगा कि चुनाव जीतेगा कौन? मैं बनारस में तब मैं मानता कांटे की टक्कर होती है। प्रधानमंत्री का मौन अगर कांग्रेस को तोड़वाना था तो बोलना नहीं है मीडिया में आके, अब उनको ये बोलना था कि भाई आप आते बनारस से, प्रियंका गांधी क्यों नहीं चुनाव लड़ी? लड़ना था ना भाई। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि देश का संविधान बर्बाद कर दिया, तो आप लड़ते बनारस से चुनाव जाके? आप क्यों नहीं लड़े? क्योंकि केजरीवाल के पास समय कहाँ है लड़ने का। वाराणसी के भीतर कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव मैदान में रहे या फिर कोई भी मैदान में रहे, आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, वहां पर बहुत सी परिस्थितियां बदल गई है। पहला कि जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ के लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया है वो एक बहुत बड़ा संदेश है लोगों के लिए। दूसरा,
दूसरा तीसरा टर्म है ना नरेंद्र मोदी का ये, तो तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी को अब ये कहने की जरूरत नहीं हमने क्या किया। भाई टीवी पे बैठ के प्रवक्ता ये कह सकते हैं नरेंद्र मोदी फेंकू है, ये है वो है। अरे आप बनारस तो जाओ, आप प्रयागराज तो जाओ एक बार। प्रयागराज अगर आपको बदला हुआ नहीं दिखेगा, ये जितने भी कांग्रेसी नेता हैं और कांग्रेस जो प्रयागराज का भी जो कांग्रेस का नेता होगा या फिर दूसरी पार्टी का नेता होगा समाजवादी, जो कहते हैं ना कि विकास नहीं हुआ, वहां पे एक बार वो जाकर देखे, सड़कें आपको शानदार दिखेंगी, पुल बन गया, जाम से लोगों को निजात मिल गई। ऐसे ही बाबा विश्वनाथ में हो गया, वहां पे पुलिस वालों का व्यवस्था बदल गई, लाइनों की व्यवस्था बदल गई, एग्जिट गेट और एंट्री गेट की व्यवस्था बदल गई। एयरपोर्ट आ गया बनारस में शानदार तरीके से। एयरपोर्ट जाकर देखिए, आपको लगेगा आप किसी बड़े शहर में खड़े हुए हैं। जनता ने चुनाव उठा लिया वहां पर कि जनता ही लड़ेगी। प्रधानमंत्री जी आपको जो पूरा देश देखिए, हम लोग लड़ रहे हैं, ऐसा है। नैतिकता के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाके रोड शो करने की जरूरत है, लेकिन मैं अगर होता प्रधानमंत्री की जगह, मान लीजिए अगर, या मैं उन्हें सलाह दे रहा होता तो सीधे कहता कि आप एक वीडियो संदेश बनाइए सोनिया गांधी की तरह कि पूरा देश हमारी जिम्मेदारी पर है, एक सीट आप दे दीजिए, वहां प्रचार करने तक की जरूरत नहीं असल मायने में आप पूछे तो। और आंकड़े बताएंगे, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने वोटों से पिछली बार जीते थे उससे 1.5 गुना बढ़ जाएगा। कोई मुकाबले में नहीं, कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ। अच्छा एक चीज बताइए, अगर उनको ध्यान ही लगाना था तो बनारस तो सबसे बढ़िया था, गंगा का किनारा, बढ़िया घाट वाट सब है, 80 घाट पे लग जाते, बढ़िया माहौल जम जाता, धुनी जम जाती, वहाँ पूरा मामला सेट हो जाता। बनारस में काम इतना ज्यादा हुआ है, प्रधानमंत्री हैं तो व्यवस्था भी हो जाती है। इतना दूर चले गए और वहां से भी लोगों को परेशान किया हुआ है, चुप हैं और परेशान किया हुआ है। प्रधानमंत्री का मैसेज हमेशा अलग रहेगा। आप दिन बोलेंगे, वो रात बोलेंगे, आप रात बोलिएगा, वो दोपहर बोलेंगे। वो अलग करते भाई, अलग सोचते हैं। वो कन्याकुमारी गए हैं, इसके पीछे भी कोई मिशन होगा। पिछली बार उत्तराखंड चले गए थे, आप दीपावली घर पे मनाते, वो आर्मी के साथ मनाने चले जाते हैं। होली पर आप कहीं रहते, वो कहीं चले आए, तो उनको सोचने की था। लेकिन अगर सोचिए, तमिलनाडु में जाके बैठे हैं, कन्याकुमारी में बैठे, तब विपक्ष को इतनी परेशानी है। मैं वही एक दिन कह रहा था कि जैसे मान लीजिए आखिरी चरण है, आप कोई भी एजेंडा बनाओ। जैसे ये अखिलेश यादव हैं, ये बूथ गए, क्यों गए भाई? आप इतने बड़े नेता हो, इतने बड़े नेता, आपको बूथ पे जाने की जरूरत है? मैं नहीं मानता इस बात को। नरेंद्र मोदी को अगर बूथ पे कोई बोले कि भेज दीजिए, तो 500 एसपीजी कमांडो वहां पे खड़े होंगे, 5000 पुलिस बनारस में खड़ी होगी। वोट कौन देगा आप बताइए? तो ये अपना अपना एजेंडा है। मेरा मानना है कि मौन अगर किसी ने रखा है तो अपने मन की शांति के लिए भी रखा होगा, या जो जिम्मेदारी भगवान ने उनको दी है वो पूरी करने के लिए रखा होगा। इसमें क्यों बुरा लग रहा है किसी को, ये तो कोई अगर समझदार मुझे ऐसा मिलता है जो बता पाए कि क्यों बुरा लग रहा है। इसमें बुरा लग रहा है। हम लोग भी जब कोई बड़ी खबर ब्रेक करते हैं या सोचते हैं तो ऐसा लगता है किसी को फोन करके पूछ लें, कंफर्म कर दें, बता दें। प्रधानमंत्री को नहीं लग रहा होगा कि इधर फोन करें, उधर फोन करें, रिजल्ट आ रहा है 4 तारीख को, नड्डा जी को ही मिला लेते हैं। ये सब छोड़ के वो आदमी शांति में, क्या तो जी हम मौन धारण कर लिए। पूरा देश परेशान है कि मौन के बाद बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, करेंगे तो करेंगे क्या? अब बोलेंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कुछ नहीं, बीजेपी के मुख्यालय पर एक होगी, उनका संबोधन होगा जिसमें बोलेंगे कि मैं देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं, फिर से दिया, और उसके 2 दिन बाद जाके मैं नरेंद्र मोदी शपथ लेता हूं भारत के संविधान की। बस, और क्या, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे होते, उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई होती। केजरीवाल बोल रहे होते कि आ रहा हूं 4 जून को, जेल डाल दूंगा। बयान बहुत कुछ कहते हैं, और जितना चुनाव हमने देखा है अपनी इस उम्र में ही, मेरे मुताबिक बीजेपी सेफ जोन में है, कहीं कोई फाइट है ही नहीं। और मैं नंबर की बात नहीं है, इस वीडियो में नंबर की बात नहीं करते, पहले नंबर की बात कर चुके हैं। अच्छा, विपक्ष ऑलरेडी कह चुका है कि विपक्ष का कोई मतलब, कांग्रेस जो है, कल एग्जिट पोल भी आ रहा है, कांग्रेस कह रही है हम एग्जिट पोल में नहीं जाएंगे। इसका क्या मतलब, एक्सेप्टेंस है क्या रिजल्ट का? अगर जीत रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, यूपी की 80 में से 79 हम जीत रहे हैं, तो जीत रहे हैं तो एग्जिट पोल में लोगों को भेजिए बात करने के लिए, क्यों नहीं भेज रहे हैं? कांग्रेस ऐसा क्यों डिसीजन ले रही हो तो कांग्रेस को भी बताना होगा। लेकिन प्रकाश भाई, मैं बस इतना कहूँगा कि ये फूफा जी वाला व्यवहार राजनीति में नहीं चलता है। ठीक है ना, कि मैं आपके बेटे की शादी में नहीं आऊँगा, मुझे अंगूठी नहीं मिली, फिर वो नहीं मिला, पूछे नहीं, फूफा को आपने एक सब्जी नहीं पूछी तो फूफा जी नाराज हो गए। तो वो जो कल्चर है ना, वो कांग्रेस को समझना चाहिए। सीधे सीधे यही मैसेज जा रहा है। ये एक्चुअली ये चाह रहे हैं, जब 3 राज्यों का जब एग्जिट पोल आया तब कांग्रेस को बहुत अच्छा लगा था, तब ईवीएम में कोई शिकायत नहीं थी, रिजल्ट बेशक अलग आ गए, हाँ रिजल्ट कुछ और आ गया। इससे इस बात में इनको टेंशन है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एबीपी वालों ने पता नहीं क्या खा लिया था, उन्होंने कहा 25 सीटें आ रही बीजेपी की, इनको बहुत अच्छा लगा ये देख के। तो इनको ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, देखिए प्रकाश भाई, चुनाव बदल चुका है और चुनाव पूरा साइलेंट वोटर पे चल रहा है। साइलेंट वोटर कभी भी ना एग्जिट पोल में आएगा ना सर्वे पोल में आएगा,
वो सिर्फ ईवीएम में आएगा, नतीजे बदल जाएंगे। इस एग्जिट पोल को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप नतीजों का ही इंतज़ार करिए। एग्जिट पोल में साइलेंट वोटर कुछ नहीं बोलता, वो साइलेंट वोटर बीजेपी का है। मेरी एक लाइन है, आप इसको याद रखिएगा, बीजेपी को 46 से 47% वोट मिल रहा है और ये भारतीय इतिहास में एनडीए को, और इस बार ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। आप देखिए ना, 37 से कैसे 39, 42 कैसे बीजेपी अपने वोट परसेंटेज को बढ़ा रही, और 45 से 47 आप मान के चलिए अगर मिल जाता है तो ये 400 वाला जो नंबर है, मतलब इधर उधर थोड़ा बहुत होगा, बट ये नहीं है, डिजास्टर नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी चले गए, अब अरविंद केजरीवाल मंच पर आए, बोले कि अब मैं आपको कल जेल भेज दूंगा। मैं जेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, क्योंकि सरकार आपका समय बड़ी मुश्किल से मिलता है, आज जब मिल गया है तो बात कर लेते हैं। विपक्ष का जो मंत्रिमंडल होगा, संभावित मंत्रिमंडल, उसमें कुछ लोगों का नाम चल रहा है। जैसे अगर कांग्रेस 272 में से 136 सीट जीत गई, आधा कम से कम, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी, गृह मंत्री के लिए नाम चल रहा है तेजस्वी यादव, और संभवतः एक और नाम चल रहा है, सिद्धारमैया जी का नाम चल रहा है, और एक और नाम है उद्धव ठाकरे गृह मंत्री के लिए। ये 3 नाम। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के लिए बात हो रही है जी, केजरीवाल जी को कैबिनेट में दे दिया जाएगा। ये सुना आपने कि नहीं? और ये कांग्रेस समर्थित एक पत्रकार, उन्होंने कहा कि एकदम बातचीत हो रही है। एक मजाक है और मैं मजाक के लहजे में ही इस पर बात करना चाहूंगा। अरे भाई सीरियस ने, कैबिनेट डिसाइड हो रही है। आपको बता रहा हूँ ना, कैबिनेट तो डिसाइड तो बहुत पहले से हो चुकी है। तो लालू प्रसाद यादव के बड़े वाले बेटे तेज प्रताप को इसका काम मिल गया, बोले साहब तुम जो है बनाओ कि कौन कौन गृह मंत्री होगा, कौन स्वास्थ्य मंत्रालय संभालेगा, कौन प्रधानमंत्री। भाई उन्होंने 8 गृह मंत्री का नाम सुझा दिया।